नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। अगर आप सभी को हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, ख़ास तौर पर एमए फर्स्ट सेम की, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इतिहास लेखन में एक बेहतरीन अध्याय को और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, हम देखेंगे एमए फर्स्ट सेम हिस्ट्री इतिहास लेखन का जो पहली यूनिट है और उसके दूसरे अध्याय के बारे में। तथ्यों का संग्रह एवं चयन, कलेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। दोस्तों, इस अध्याय को हम देखेंगे और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देखेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब आप स्कूल में होते हैं या फिर ग्रेजुएशन में होते हैं तो आपको कोटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो किसी भी महान व्यक्ति के शीर्षक विचार होते हैं, आप उन्हें किसी भी आंसर में लिखते हैं तो उसका एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है और आपको मार्क्स भी जल्दी और ज़्यादा मिलते हैं। दोस्तों, जब आप स्कूल में होते हैं या फिर ग्रेजुएशन में होते हैं तो आपके लिए तो ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या फिर किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए कोटेशन यानी कि शीर्षक वाक्यों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि इनको लिखने से आपके आंसर का अलग ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि आप हर आंसर में एक या दो कोटेशन तो ज़रूर लिख सकें। दोस्तों, तथ्य इतिहास की आत्मा एवं रीढ़ होते हैं। रांके का यह कथन इस अध्याय के किसी भी आंसर के साथ फिट बैठता है, क्योंकि इनका यह कथन पूरे ही इस अध्याय की परिभाषा व्यक्त करता है। तथ्य इतिहास की आत्मा एवं रीढ़ होते हैं। तथ्य इतिहास की आत्मा एवं रीढ़ होते हैं। अब ये तथ्य किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। सामान्यतः तथ्यों से आशय व्यवस्थित सिद्धांतों से है, जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं होता। तथ्य के जरिए भी इतिहास का लेखन होता है। तथ्य घटना की निश्चित जानकारी देते हैं, यानी कि तथ्य उन स्रोतों को कहते हैं जिनके जरिए हमें उस घटना की जानकारी मिलती है, और जिन स्रोतों के जरिए हम इतिहास का लेखन करते हैं उन्हें तथ्य कहते हैं। यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही हो जाती है कि तथ्य इतिहास की आत्मा एवं रीढ़ होते हैं और तथ्यों के बगैर इतिहास लिखने की संभावना हो ही नहीं सकती। अब देखते हैं तथ्य कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से तथ्य दो प्रकार के होते हैं, साधारण तथ्य एवं ऐतिहासिक तथ्य। कौन से? साधारण तथ्य एवं ऐतिहासिक तथ्य। अब साधारण तथ्यों में दो प्रकार आते हैं, पहला सामाजिक तथ्य और दूसरा असामाजिक तथ्य। अब देखते हैं आगे। इस प्रकार एक साधारण घटना से संबंधित बातें ऐतिहासिक तथ्य होती हैं। यहाँ पर हेनरी पीरेन कहते हैं कि इतिहास समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। अब यहाँ पर हेनरी पीरेन ने क्या कहा है कि मनुष्यों के सभी कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है, लेकिन सभी कार्यों और सभी उपलब्धियों को तो हम ऐतिहासिक नहीं मान सकते ना। हर रोज हजारों घटनाएं होती हैं, क्या हजारों ही ऐतिहासिक है? नहीं, हजार में से मुश्किल से 100-500 या फिर कभी कभी तो एक दो ही ऐतिहासिक घटना होती है जो लंबे समय तक याद रखी जानी चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया होगा, वह कौन सी सीमा होगी जो निर्धारित करेगी कि ऐतिहासिक तथ्य कौन से होते हैं और उन ऐतिहासिक तथ्यों का निर्धारण किस प्रकार होता है। यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि इतिहास लिखने के लिए जो तथ्यों का चयन करने की प्रक्रिया होती है वह किस तरह होनी चाहिए। आइए दोस्तों, हम देखते हैं उस प्रक्रिया को। यहाँ पर कुल 8 बिंदु हैं जिनके जरिए हम ये देखेंगे कि जो तथ्य होते हैं उनके स्रोत किस प्रकार से आते हैं। यहाँ पर मैं पहले आपको 8 पॉइंट को अपने तरीके से समझा दूंगा, उसके बाद मैं वो नोट्स आपको बता दूंगा जो मैंने बुक से बनाया हूँ। ठीक है। तथ्य इतिहासकार के मस्तिष्क में होते हैं। रोज हजारों घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, आपको किसी लड़की से प्यार हुआ। अब यहाँ पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कई सारे कारण निकलते हैं, कई सारे स्रोत निकलते हैं कि आपको उस लड़की से प्यार क्यों हुआ। हो सकता है आप पहली नज़र में ही अट्रैक्ट हो गए हों, या फिर आप उनकी आंखों में फ़िदा हो गए हों, या फिर आप उनके बैंक बैलेंस में फ़िदा हो गए हो, फेस या फिर
और भी कई सारे गुण हो सकते हैं। यह हमारे नज़रिए से है, लेकिन आपके नज़रिए से आपके प्यार होने की वजह तो एक या दो ही होगी, और वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। इसी बात को उठाकर हूबहू इतिहास में रख दीजिए। किसी घटना के होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, लेकिन ये इतिहासकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस कारण पर जोर देता है और उसे एक प्रमुख स्रोत बना देता है। दूसरे बिंदु की बात करें कि तथ्यों का पुनः प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। इसमें भी उदाहरण देता हूँ। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी। लेकिन अब हम ये सोचें कि इसी घटना को हूबहू आज हमें देखना है। मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूँ कि फिल्मों में जिस तरह नाटक होता है कि गांधी जी की हत्या किस तरह हुई होगी उसी तरह हम आज दिखाएं। नहीं, यहाँ पर बात हो रही है कि वापस गांधी जी को जिंदा होकर आना होगा कब्र से, नाथूराम गोडसे को भी आना होगा जिंदा होकर, और फिर से गांधी जी चलकर आएंगे और फिर से नाथूराम गोडसे गोली मारेगा। इसे कहते हैं पुनः प्रत्यक्षीकरण घटना का। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। अगर व्यक्ति जिंदा भी हो किसी घटना का तो भी प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब वो समय नहीं है, अब वो वातावरण नहीं है। इसीलिए दोस्तों किसी भी तथ्यों का पुनः प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता और हमें उन्हीं तथ्यों पर विश्वास करना पड़ता है जो उस समय घटित हुए रहे होंगे। तथ्यों की उपलब्धता तात्कालीन स्रोतों पर निर्भर करती है। साधारण सी बात है, जब कोई घटना घटित होती है तो वह घटना घटी है या नहीं, वह काम हुआ है या नहीं, ये निर्भर करता है उस समय की जानकारी देने वाले स्रोत। जैसे 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का पतन करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये जानकारी हमें कैसे मिलती है? ये जानकारी हमें इतिहासकारों से मिलती है, किताबों से मिलती है, उस समय के अभिलेखों से मिलती है और अलग अलग कारणों से हमें ये जानकारी मिलती है। लेकिन ये जानकारी हमें कब मिल रही है? उस समय के स्रोतों से मिल रही है, 1526 के स्रोतों से मिल रही है। 1526 में किसी राइटर ने लिखा होगा कि भैया बाबर आ गया है, उसने लोदी को लोढ़ा लोढ़ा के मारा है। तो ये बात हमें माननी होगी क्योंकि ये उस समय के तात्कालीन स्रोत हैं और इन्हें हम झुठला नहीं सकते। इन्हें हम तभी झुठला सकते हैं जब इनसे भी ज़्यादा प्रामाणिक स्रोत हमारे पास में मौजूद हो। अब अगला देखते हैं, व्यक्तिगत समीकरण नहीं हटाया जा सकता। व्यक्तिगत समीकरण क्या होते हैं? समाचार पत्र, किसी के पत्र, विवरण, विचार, इन्हें हम कहते हैं व्यक्तित्व समीकरण और इन्हें नहीं हटाया जा सकता। 5वें बिंदु पर आते हैं, साधारण घटना का ऐतिहासिक तथ्य बन जाना। साधारण घटना का ऐतिहासिक तथ्य बन जाना। दोस्तों, साधारण घटना जैसे कि कई बार छोटी छोटी वजह बड़े दंगों की कारण बन जाता है। कई बार क्या होता है कि होटल में दो लोग चाय पी रहे हैं, गलती से किसी ने किसी के पैर के पास थूक दिया, उसके पैर में बिल्कुल भी कुछ नहीं गया, लेकिन उसके बाद वो आपस में लड़ने लगते हैं और धीरे धीरे वह एक सांप्रदायिक दंगा बन जाता है। तो किस तरह से एक छोटी सी घटना ने, किस तरह से एक साधारण से व्यक्ति की वजह से उतना बड़ा दंगा हुआ और वह व्यक्ति इतिहास में याद रखा जाएगा और वह व्यक्ति, वह घटना अब ऐतिहासिक हो गई है, अब वह साधारण नहीं रही है। दैनंदिनी जीवन की घटना का ऐतिहासिक बनना। दैनंदिनी का मतलब होता है दैनिक घटना, जो रोज़मर्रा का होता है, हमारी दिनचर्या होती है, उसमें होने वाली जो घटना है वह किस तरह से ऐतिहासिक बन सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब गौतम बुद्ध ने सबसे पहले एक शव को जाते हुए देखा, जब उन्होंने एक भिक्षा मांगते हुए व्यक्ति को देखा, भिखारी को देखा, जब उन्होंने एक रोगी को देखा, तो उनका जीवन पर से विश्वास उठ गया और उन्होंने संसार को त्याग दिया और ऐसी तपस्या की कि वे गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध बन गए। दोस्तों, ये घटना उसी समय हजारों लोगों के सामने हुई होगी और उस समय के आज भी हजारों लोगों के सामने लोग मरते हैं, भीख मांगते हैं, बीमार पड़ते हैं, लेकिन किसका जीवन परिवर्तित होता है?
तो ये बात है कि साधारण घटना भी ऐतिहासिक घटना बन जाती है। वो तो उस समय के इतिहासकारों को ख्याल नहीं रहा होगा कि उस भीख मांगने वाले व्यक्ति का नाम पूछ लें, उस शव में जाने वाले व्यक्ति के और उसके रिश्तेदारों का नाम पूछ लें और वो रोगी का नाम पूछ लें, वरना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें आज उनका नाम भी याद करना पड़ता। इस तरह दैनिक जीवन की घटनाएं भी कभी कभी ऐतिहासिक बन जाती है। 7वें नंबर पर देखते हैं मान्यता प्राप्त विचार तथ्य हो जाते हैं। अगर आज किसी विषय का प्रसिद्ध प्रोफेसर कोई बात कहता है, अगर आज समाज का कोई प्रतिष्ठित या महान व्यक्ति कोई बात कहता है, तो वह बात तथ्य बन जाएगी और वह बात कई वर्षों बाद भी वैसी की वैसी ही याद की जाएगी। जैसे कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत तब सुरक्षित होगा, भारत तब सचमुच विकसित राष्ट्र होगा जब भारत की महिलाएं स्वतंत्र रूप से सड़कों पर निकल सकेंगी, घूम सकेंगी। यह आज भी महात्मा गांधी की ये बात बोली जाती है। जैसे हम अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ के विचार देख लें, या फिर हम इसी विषय में रांके के विचार देख लें इस अध्याय के लिए, जो उन्होंने कहा है कि तथ्य इतिहास की आत्मा एवं रीढ़ होते हैं। ये विचार इनके आज तथ्य बन चुके हैं, ऐतिहासिक बन चुके हैं, और जब तक ये समाज और विषय रहेगा, इनके विचारों का इसी तरह योगदान रहेगा। 8वें नंबर पर हम देखते हैं धार्मिक व सामाजिक रूप से उद्गमित तथ्य। दोस्तों, धार्मिक व सामाजिक रूप से जो तथ्य निकलते हैं, उनके आधार पर धार्मिक व सामाजिक इतिहास लिखा जाता है। इस तरह हमने 8 बिंदुओं को देख लिए हैं। इतिहास में अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं और इतिहास को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि आप शब्दों के अर्थों को जल्दी समझें और कम से कम आप याद करें, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें याद करने की है उन्हें तो बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि आप इन 8 पॉइंटों को अच्छे से याद कर लीजिए और इनके अर्थों को समझ लीजिए। उसके बाद आप खुद ब खुद इनके अंदर का मटेरियल भर देंगे। ठीक है, देखिए, तथ्य इतिहासकार के मस्तिष्क में होते हैं। तथ्यों का पुनः प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। तथ्यों की उपलब्धता तात्कालीन स्रोतों में निहित है। व्यक्तित्व समीकरण नहीं हटाया जा सकता। साधारण घटना का ऐतिहासिक तथ्य बनना, दैनंदिनी जीवन की घटना का ऐतिहासिक बनना, मान्यता प्राप्त विचार तथ्य हो जाते हैं। धार्मिक व सामाजिक रूप से उद्गमित तथ्य अब हम यहाँ पर बुक के आधार पर देख लेते हैं। पहले नंबर के बिंदु पर आता है, कार्ल बेकर ने कहा है कि ऐतिहासिक तथ्य एक प्रतीक अथवा सामान्यीकरण है जो वर्तमान में इतिहासकार के मस्तिष्क में रहता है। अतः ऐतिहासिक तथ्य इतिहासकार के मस्तिष्क में होता है और कहीं नहीं। यानी कि किसी घटना के पीछे कई सारे कारण होंगे उसके प्रारंभ होने में, तो इतिहासकार जो कारण को उठाए उसके आधार पर वह यह सिद्ध कर सकता है कि यही वह मुख्य कारण है जिसके कारण घटना घटित हुई है। दूसरे बिंदु को हम देखते हैं, तथ्यों का पुनः प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। 14 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन की फोर्ड नाट्यशाला में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या हुई। जिस समय यह घटना हुई वह एक वास्तविक घटना थी। अब वह घटना एक ऐतिहासिक तथ्य है। यदि अब्राहम लिंकन की हत्या एक ऐतिहासिक तथ्य है तो उसका स्वरूप क्या है? वास्तविक घटना विलुप्त हो चुकी है, इसका पुनः प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। यानी कि अतीत में जो घटित हुआ है वह जैसा घटित हुआ था हमें उस वैसा ही मानना होगा। हम उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते और हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो घटित हो चुका है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं। तीसरे नंबर पर आता है तथ्यों की उपलब्धता तात्कालीन स्रोतों में निहित। इस घटना के धूमिल चित्र तात्कालीन लेखों, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में उपलब्ध है। इस प्रकार तात्कालीन स्रोतों में प्राप्त साक्ष्य वर्तमान में इतिहासकार के उपादान होते हैं। इन ऐतिहासिक स्रोतों में उपलब्ध साक्ष्य यदि वर्तमान में न हो तो लिंकन की हत्या आज ऐतिहासिक तथ्य नहीं रह जाती। इन साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार अपने मस्तिष्क में घटना का एक धूमिल चित्र बनाकर घटना का परिकल्पनात्मक पुनर्निर्माण कर सकता है। यानी कि जो मुख्य घटना है उसके साथ छेड़खानी न की करते हुए इतिहासकार उसे और अलग रूप में प्रस्तुत भी कर सकता है। चौथे बिंदु को देखते हैं, व्यक्तित्व समीकरण नहीं हटाया जा सकता। सैन बोस कहते हैं
ऐतिहासिक स्रोतों में वर्णित तथ्यों का हम ना तो निरीक्षण कर सकते हैं और ना उन्हें यथार्थ रूप में समझ सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात कहते हैं, जैसे कि 2750 यानी कि 2750 के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता उद्भव हुआ। लेकिन हमें क्या वास्तविक रूप में ही कह सकते हैं कि 2700 ईसा पूर्व में ही सिंधु घाटी सभ्यता आई होगी? हो सकता है कि वो 3500 साल पहले आई हो सकता है कि वह 3000 साल पहले आई हो, क्योंकि हम उन्हीं बात को मान रहे हैं अभी जहाँ तक हमारे प्रमाण मिल चुके हैं। उस बात का क्या जहाँ तक हमारे प्रमाण मिले नहीं हैं। यहाँ पर सैनबॉस बहुत सटीक बात कहते हैं कि जो हम ना तो इतिहास का निरीक्षण कर सकते हैं उन स्रोतों का और ना ही उन्हें यथार्थ रूप में समझ सकते हैं, यानी हम ना तो उन्हें अंतिम सत्य समझ सकते हैं और ना ही हम उन्हें झूठ कह सकते हैं। ये बात बैठती है ईश्वर पर। नास्तिक कहते हैं कि ईश्वर नहीं होते और आस्तिक कहते हैं कि ईश्वर होते हैं। इस बात का साधारण तथ्य यह है कि ईश्वर है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं, और ईश्वर नहीं है, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं। इसलिए समाज का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग यह कहता है कि ईश्वर नहीं है। ये बात से तो अच्छा है कि हम ये स्वीकार करें कि ईश्वर है, क्योंकि इससे थोड़ी पॉजिटिविटी तो मिलती है। क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको प्रमाण देना ही होगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं होता। साधारण घटना का ऐतिहासिक तथ्य बनना। समाज में प्रत्येक दिन अनेक घटनाएं होती है, परंतु सभी घटनाएं ऐतिहासिक तथ्य नहीं होती। जब कभी व्यक्ति या इतिहासकार छोटी घटना का उल्लेख कर देता है तो वह ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। 1850 ईस्वी में इंग्लैंड के स्टैबली ब्रिज नामक स्थान पर अदरक की रोटी बेचने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। कुछ समय पश्चात डॉक्टर किटसन क्लार्क ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक भाषण में इस घटना का उल्लेख कर दिया, तो यह घटना ऐतिहासिक घटना बन गई। इस तरह दोस्तों आपने देखे 5 पॉइंट, और जो 2-3 पॉइंट है उनको मैं ऊपर ही समझा चुका था, इसीलिए आप महत्वपूर्ण तरीके से लिख सकते हैं। और इस अध्याय से किसी भी तरह के प्रश्न आते हैं मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। यह है पाठ्यक्रम, यह है अध्याय। हमें 13 अध्याय पढ़ने हैं 2 यूनिट के लिए, क्योंकि पहले जो सीसी एग्ज़ाम होते हैं उनमें 2 यूनिट पूछी जाती है। यह है अध्याय, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है इसका दूसरा पेज, ये रहा, ये तीसरा पेज, माफ कीजिए ये दूसरा अध्याय, ये रहा दूसरा अध्याय, तथ्यों का संग्रह एवं चयन। यहाँ पर ये यहाँ पर आप कुछ प्रश्नों को देख सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इतिहासकार द्वारा चयनित तथ्य कैसे होने चाहिए, वहाँ ये बिंदु है। वैसे ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार वीडियो रोककर इन्हें पढ़ सकते हैं। तथ्यों के चयन में किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये बच्चों वाले सवाल हैं। हम खुद अपने आप को एक इतिहासकार मानकर सोच सकते हैं कि हम अगर कोई इतिहास लिखेंगे तो हम क्या क्या सावधानियाँ रखेंगे। वहाँ पर हम प्रश्नों की बात करें तो तथ्य कुछ नहीं, उनकी व्याख्या सब कुछ है। कॉलिंगवुड का यह कथन, यह प्रश्न IMP है, ये आ सकता है। तथ्यों के चयन एवं व्याख्या की जाने वाली सावधानियाँ, सभी तथ्यों के संकलित कर यथावत रखना चाहिए। तथ्यों के संकलन एवं प्रकाश पर प्रकाश डालिए। तो जैसे ये पहला प्रश्न हुआ, दूसरा प्रश्न हुआ, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये लिखना है कि तथ्यों के जो स्रोत होते हैं उन्हें हम किस तरह से चयनित करते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न कहता है तथ्य कुछ नहीं होते, उनकी व्याख्या सब कुछ है। कॉलिंगवुड का यह कथन है, इसकी व्याख्या करना है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि तथ्यों का उद्गम कैसे होता है, उनके स्रोत क्या है और उनकी सीमाएं वगैरह क्या है। तो इसके लिए आपको ये पूरा ही लिखना होगा। अगर 5 नंबर पे या 4 नंबर पे आए तो आपको ये पूरा लिखना होगा। सबसे पहले ये छोटी सी परिभाषा,
फिर ये एक ऐसा टाइप का बनाना है आपको, तथ्यों के प्रकार, और फिर उसके बाद आपको ये सभी पॉइंटों को लिखना है। अगर टाइम ना हो तो आप सबसे पहले ऊपर ऐसे ज़्यादा पॉइंट्स लिख दें, उसके बाद से 5 पॉइंट का वर्णन कर दें, क्योंकि ऊपर जब जांचने वाला 8 पॉइंट देखेगा तो ये सोच समझ जाएगा कि इन्हें काफ़ी कुछ पता है और आपको आसानी से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, कौटिल्य कहते हैं, किसी काम को शुरू करने से पहले खुद से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होऊंगा? जब संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ें। इसके साथ ही मैं भी आपसे कहता हूँ कि जब आप किसी काम को करें तो 2 प्रश्न अपने मन में ज़रूर बैठा लें कि इस घटना में अगर आप असफल हुए तो आपकी स्थिति क्या होगी, और अगर आप सफल हुए तो आपकी स्थिति क्या होगी। यानी कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे बुरा से बुरा क्या हो सकता है और सबसे अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, ये ज़रूर जान लें। इससे आप हार और जीत के डर से बाहर निकल पाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो जीतिए अपनी इस ज़िंदगी में और मिलते रहिए हमें, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।